हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जो एजुकेशनल कमेटीज और कमीशन पढ़ रहे थे, ये उसका लेक्चर सेकेंड है, जिसमें हम लोग आप देख सकते हैं हमने पिछली क्लास में जो था वो 1902 तक पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब हम लोग उसके आगे के जो कमीशंस हैं, जो कमेटीज हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको देखेंगे। तो इसके आगे जो नेक्स्ट आती है वो है 1906 का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट क्लास नहीं देखी है इसकी एजुकेशनल कमिटीज़ की, तो एक बार देख लें। हम लोगों ने ढेर सारे जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ और रिकमेंडेशन थी उनको देखा था। अगर आप उसको देखे रहेंगे तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जो आपका एनसीई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो 1906 की है, इसके इससे रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए। ये इस्टेब्लिश होती है 15 अगस्त 1906 को, और ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्टेब्लिश की जाती है किसके द्वारा? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। एंड अदर इंडियन नेशनलिस्ट, ये एक्चुअली नेशनलिस्ट होते हैं, जो लोग राष्ट्रवादी लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि जो इंडियन एजुकेशन है, जो अभी तक उसको फ्रेम करने का काम जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, अब ये करें और इनके हाथ में वो जिम्मेदारी हो, ऐसा यहाँ आप देख सकते हैं कि। और साथ ही साथ ये प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट। इन लोगों ने 1906 में एक मूवमेंट चलाया रहा होता है जो कि स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट था। इसमें ये चाहते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाए इंडियन एजुकेशन में। दूसरा देखिए, द मेन पर्पस वाज टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑन नेशनल लाइन एंड अंडर नेशनल कंट्रोल। इन लोगों की जो डिमांड थी या रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो इंडियन एजुकेशन हो, वो जो हो वो उसका नेशनल लाइन और अंडर नेशनल कंट्रोल का मतलब ये हो कि उसको ब्रिटिशर्स न फ्रेम करें, उसमें ब्रिटिशर्स चेंजेस न लाएं, वो जो लाएं इंडियंस लाएं। तो इस कुछ इस तरीके का इनकी मांग थी जो उस समय इन्होंने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद देख लीजिए, ये चाहते थे टीचर शुड बी नेशनल, इंडियन टीचर हो, मतलब नेशनैलिटीज उनकी इंडियन हो। साथ ही करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर हेरिटेज। जो करिकुलम बनाया जाए उसमें नेशनल हेरिटेज और कल्चर को भी ऐड किया जाए, जो कि आज के टाइम होता है। एम्ड एट नेशनल डेवलपमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इकोनॉमिक, मोरल और मटेरियल। ये लोग मानते थे कि जो भी करिकुलम सेट किया जाए, करिकुलम का मतलब सिलेबस आप समझ लीजिए, फ्रेम किया जाए, उसमें नेशनल कल्चर, हेरिटेज और साथ ही साथ जो भी डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिकल, मोरल और मटेरियल, इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखते हुए इस्टेब्लिश किया जाए या बनाया जाए या फ्रेम किया जाए। उसके बाद इट इस्टेब्लिश द बंगाल नेशनल कॉलेज जो एंड बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दो है, बीएनसी एंड बीटीआई, विच लेटर मर्ज टू फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। उसी समय ये दो कॉलेज और एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ। ये दोनों इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होने के बाद में ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिए गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद एक और वर्क होता है, वो होता है, और वो इस नाम से होता है एजुकेशनल फील्ड में, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। ये 1913 में हुआ। कुछ बुक्स में हो सकता है आप लोगों को ना मिले, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है इसलिए मैंने इसमें ऐड कराया है। देख लीजिए, द रेजोल्यूशन ऑफ 1913 पॉइंटेड आउट desirability of smaller universities which would be residential and teaching and possibly based on linguistic division। ये जो ओवरऑल ये जो रेजोल्यूशन लाया जाता है, इसका पर्पज इसी फर्स्ट लाइन में ही गिवन है। ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, जो छोटी यूनिवर्सिटीज है उनके लिए, साथ ही कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनमें लिंग्विस्टिक डिवीजन है, जिसमें भाषाई आप कह सकते हैं विभाजन है कि बहुत सारे इस भाषा की यूनिवर्सिटी, मतलब इस भाषाई लोग पढ़ते हैं। जैसे बंगाल की यूनिवर्सिटी में आप मोस्टली बंगाल के ही आप बंगाली स्पीकिंग लोग ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स थी, तो उनसे बेस्ड ये आप कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन लाया गया। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो सेकेंड फैक्ट है कि द पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और रंगून यूनिवर्सिटी वर सेटअप ड्यू टू द लोकल पेट्रियटिज्म। जो लोकल वहाँ के स्थानीय जो आप कह सकते हैं कि देशभक्ति थी, उसके अकॉर्डिंग ये तीन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है। एग्जाम में बहुत रेयर, अगर बहुत टफ बनाता है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उस नहीं तो आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस यूनिवर्सिटी ड्यू टू द रिलीजन बेसिस, ये रिलीजन बेसिस पे माना जाता है कि इस पे डिवीजन हुआ है या इस पे बनाए गए।
और उसके बाद जो है डेका यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप ड्यू टू बोथ। ये जो ढाका यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी जो है ये दोनों पे बेस्ड है कि उसमें पेट्रियोटिज्म भी है और साथ ही साथ उसमें रिलीजन बेसिस भी है। और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा इस रेजोल्यूशन में था नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन लाया गया इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि गवर्नमेंट रिफ्यूज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। 1913 में ब्रिटिशर्स ने डिनाई कर दिया कि हम कंपलसरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। कंपलसरी एजुकेशन मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, और सबके लिए हर स्तर पे एजुकेशन की बात। तो कंपलसरी एजुकेशन खासकर प्राइमरी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाता है। बट accepted the policy of removal of literacy and urged provincial government to take early step to provide free elementary education to the poorer and more backward section। हालांकि ये अब खुद इस बात से हट जाते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन की जो अभी तक कंपलसरी एजुकेशन की बात की जा रही थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेंगे, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब ये समझिए, आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि अगर हमारा उस समय जो इंडिया था तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे भी काम करते थे ब्रिटिशर्स, और स्टेट जो जितने जिनको प्रोविंस कहते थे, प्रांत कहते थे, वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी। तो इन्होंने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि वो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें पुअर, जो गरीब से गरीब हैं और जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि सबके लिए कराएं, लेकिन लोगों की ये डिमांड थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। तो ये 1913 से रिलेटेड एक फैक्ट था। या जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देखा अभी तक। अब उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कमीशन आता है, वो है सैडलर कमीशन। मैं यहाँ स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ही ऐसे कमीशन है, अगर टॉप 5 कमीशन की बात की जाए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जिनकी इंपॉर्टेंस और रेलिवेंसी आज के प्रेजेंट टाइम तक भी है, वो है उसी में एक है सैडलर कमीशन, जो 1917 में स्टैब्लिश होता है। और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को ही सैडलर कमीशन कहा जाता है। सैडलर कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो माइकल, मतलब इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे इस कमीशन के, वो माइकल सैडलर को बनाया गया था। ये लीड्स यूनिवर्सिटी के वीसी रहे थे, एक एजुकेशनिस्ट थे। To study the report on problem of Calcutta University, but its recommendation were applicable more or less other university too। हालांकि जब ये कमीशन बनाया गया तो उसमें फोकस में रखा गया कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या आ रहा था उस समय, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ढेर सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए थे और उतने टीचर्स नहीं थे। तो एक तरीके से इम्बैलेंस की सिचुएशन आ गई थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे और क्वालिटी एजुकेशन जो थी उसका ग्राफ गिर रहा था। तो इसलिए इस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। द कमीशन रिकमेंडेड that for the improvement of university education, improvement of secondary education was a necessary precondition। आप सभी लोग को पता है कि जब भी हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो साथ ही साथ सेकेंडरी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक्ड अप है। अगर आप 11th-12th करके ही ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो ये उसके रिकमेंडेशन के लिए बनाई गई थी, इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या, जो सैडलर कमीशन है, तो सैडलर की रिकमेंडेशन में क्या क्या, सैडलर की रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई वो देख लीजिए। इन्होंने कहा फुल टाइम सैलरीड वाइस चांसलर मस्ट बी अपॉइंट। इन्होंने कहा कि अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इस समय तक लगभग 8 से 10 यूनिवर्सिटी हो गई थी, लगभग 12 यूनिवर्सिटी थी, आप इतना ले लीजिए अप्रॉक्स आइडिया। इन्होंने कहा कि अभी तक जो वीसी थे उनका कोई फुल सैलरीड या फुल टाइम नहीं होते थे, तो इन्होंने रिकमेंड किया कि फुल टाइम सैलरीड वीसी अपॉइंट किए जाएं, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं यही रिकमेंडेशन आज भी चली आ रही है। दूसरा इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? ऑल यूनिवर्सिटी मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। उस समय क्या था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पे ब्रिटिशर्स का एक कह सकते हैं कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता था पॉलिसीज को अप्लाई कराने में या रूल्स रेगुलेशन में। तो इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज को फ्री करना चाहिए, या फ्री जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का उससे फ्री होनी चाहिए। तो ये आज भी होता है। और नेक्स्ट देखिए, इन्होंने कहा कि ए सेपरेट बोर्ड शुड बी सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन। इन्होंने जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसके लिए अलग से बोर्ड स्टैब्लिश करने की बात की। जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कि ढेर सारे, चाहे वो
यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सारे अपने स्टेट बोर्ड्स हैं, और फिर सेंट्रल में एनआईओएस भी है, उसके साथ ही आईसीएसई बोर्ड है। तो ये सब क्या है, तो ये बोर्ड की रिकमेंडेशन भी सैडलर कमीशन नहीं दी थी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट शुड एंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट स्टेज रादर देन मैट्रिकुलेशन फॉर ए 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम। आपको बता दें, ये डेट जो है आपको 1917 है। यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 1917 से पहले क्या होता था कि आप हाई स्कूल पास आउट हो जाते थे, उस समय हाई स्कूल को मैट्रिकुलेशन कहा जाता था, और हाई स्कूल के बाद ही आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में चले जाते थे। सैडलर कमीशन ने कहा कि ये जो हाई स्कूल से इतने लोग आ जा रहे हैं, इसी वजह से यूनिवर्सिटीज में भीड़ बढ़ रही है, और वो लोग भी आ जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि डिजर्व नहीं करते हैं हायर स्टडीज या हायर एजुकेशन। तो उसके कहने का मतलब था कि अगर 10वीं कक्षा तक अगर आप बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, उनको अभी 2 साल और रोको। अगर 2 साल और पढ़ लेते हैं, मतलब 11-12 भी पढ़ लेते हैं, तब माना जाएगा कि सही मायने में उनका इंटरेस्ट है और उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन देनी चाहिए। और बाद में उसने इस फॉर्मूले को अपनाया, 10+2+3। पहले 10+3 हो रहा था, जो 1917 से पहले 10+3 हो रहा था। मैट्रिकुलेशन के बाद डिग्री आप आ जा रहे थे यूनिवर्सिटी, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी जिसको पढ़ना है तो वो हाई स्कूल पास किया, उसके बाद वो वहां पे पढ़ सकता था। लेकिन इसी की रिकमेंडेशन जो कि आगे आज भी चली आ रही है, तो इसीलिए मैं बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और चीज होती है, इसने एक कैब, जिसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्टैब्लिशमेंट के लिए कहा कि एक बोर्ड होना चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड, जो कि शिक्षा को बीच बीच, मतलब उसका काम ही हो सलाह देना। जैसे अभी तक ये सारे कमीशंस और बोर्ड बनाए जा रहे हैं, कमीशंस बनाए जा रहे हैं, कमिटीज बनाई जा रही हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि एक फिक्स्ड, आप कह सकते हैं कि एक बॉडी ही बना दी जाए जिसका काम ही हो एडवाइस देना। तो होता क्या है कि जब ये कैब की बात आती है, तो ये 1920 में बनता भी है कैब, लेकिन फाइनेंशियल इशू से ये 1923 में बंद हो जाता है, और इसके बाद ये फाइनली 1935 में रिवाइव होगा। उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे इसी वीडियो में। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहाँ से 10+2+3 की जो ये फॉर्मूला है ये आया, तो ये सैडलर कमीशन की रिपोर्ट से ही आया था। उसके बाद देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन एजेंसी। इसने और एक रिकमेंडेशन दी कि एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड होना चाहिए, जो कि दो या दो से अधिक या सभी यूनिवर्सिटीज के बीच का कम्युनिकेशन का वर्क करे, कोऑर्डिनेशन का वर्क करे, जिसको जो बाद में सेटअप भी हुई, जिसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कहा जा सकता है, ये अभी भी है, AIU। तो ये इसी की रिकमेंडेशन थी। उसके साथ ही एक और रिकमेंडेशन थी, द कमीशन रिकमेंड द फीमेल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। इससे पहले तक फीमेल एजुकेशन को सिर्फ सिंपल एजुकेशन दी जा रही थी, सिंपल का मतलब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जा रही थी, लेकिन इसमें रिकमेंड किया गया कि नहीं, अब उन्हें भी साइंटिफिक एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन दी जाए। ये रिकमेंडेशन थी लास्ट इसमें। तो आपने देखा सैडलर कमीशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सैडलर कमीशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें आज भी जुड़ी हुई हैं आपसे। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आती है, एजुकेशन अंडर डायरकी। जब डायरकी लागू की जाती है, डायरकी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, डायरकी का मतलब क्या होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट। उस समय क्या है कि बहुत सारे पहले सेंट्रल, मतलब अंग्रेज जो थे, आप अंग्रेजों की बात की जाए, ब्रिटिशर्स, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, लेकिन अब बहुत से राज्यों में सरकारें बनने लगी थी, उसमें कांग्रेस की भी सरकार बहुत जगहों पे थी। थोड़ा सा समझिएगा, नहीं तो बहुत डिटेल में बताना पड़ जाएगा मुझे हिस्ट्री, और वीडियो लंबी हो जाएगी। उस समय, इसी समय, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जा सकता है, जब ये रिफॉर्म आया तो इसमें एक चीज क्या हुई कि जो अभी तक ये सारे, जो अभी तक हम पीछे पड़ रहे थे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, मतलब जिसके जिसके सर्वे सर्वा जो थे, सुप्रीम जो पोस्ट थी उसमें ब्रिटिशर्स थे। लेकिन अब क्या हुआ कि एजुकेशन वाज शिफ्टेड टू प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट स्टॉप टेकिंग डायरेक्ट इंटरेस्ट इन एजुकेशनल मैटर्स। आपको बता दें, ये जब डायरकी को इम्प्लीमेंट कर दिए लोग, तो अब क्या हुई कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई एजुकेशन की, और अब ये जो प्रोविंस की गवर्नमेंट थी, ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, जिसकी वजह से ये, और उसके साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने पैसा देना भी बंद कर दिया। तो इसकी वजह से बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरीके से जो भी चीज़ें चली आ रही थी उसमें बहुत ही तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती है।
उसके उसमें कुछ देख सकते हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज प्रिवेंट एनी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन बट स्टिल एजुकेशन ग्रीव स्पेशली अंडर द फिलेंथ्रोपिक जो एफर्ट्स हैं। होता क्या है कि ये जब फाइनेंशियल सपोर्ट रोक दिया जाता है तो बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है, फिर भी चलती है, एजुकेशन चलती रहती है ऑल ओवर इंडिया में। स्पेशली जो फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स हैं, जो लोग आप कह सकते हैं कि जो लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग अपनी स्वेच्छा से एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके डोनेशन से एजुकेशन बहुत जगहों पे यूनिवर्सिटी चलती रहती है। ये लंबे समय तक नहीं रहता है। उसके बाद आप देखेंगे हॉटॉक कमेटी आती है। हॉटॉक कमेटी के से रिलेटेड भी थोड़े अच्छे फैक्ट्स हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बस आपको डेट ही याद रखनी है एग्जाम में कि हॉटॉक कमेटी 1929 में, और ये स्टैब्लिश की जाती है साइमन कमीशन द्वारा। साइमन कमीशन जब भारत आता है तो साइमन कमीशन आप कह सकते हैं कि ये इसी के साथ ही साथ हॉटॉक कमेटी स्टैब्लिश कर दी जाती है। साइमन कमीशन का काम होता है कि पूरे गवर्नमेंट को वर्क को देखना, और हॉटॉक कमेटी क्या करेगी, ये सिर्फ एजुकेशनल रिपोर्ट तैयार करेगी, जो कि चेयर्ड बाई होगी फिलिप हॉटॉक रही, और प्रिपेयर इसका काम करना था एजुकेशन पे रिपोर्ट अपनी बनाना। ठीक है, तो इसने क्या किया, उसमें कुछ चीजें देख लीजिए। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस हैड लेड टू डेटोरिएशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड। इसने ये माना कि नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स या कॉलेज बढ़ने की वजह से जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो गिर रहा है, डेटोरिएट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बाद में रिकमेंड भी करता है कि अब ढेर सारे आंख बंद करके और कॉलेजों को एफिलिएशन ना मिले, उस पर ढेर सारी जांच बिठाकर ही जब माना जाए कि हाँ स्टैंडर्ड सही है तभी दी जाए। तो इसका मतलब ये था कि जो अंधाधुंध स्कूल खुल रहे थे, कॉलेज खुल रहे थे, उनको इसने रोक लगाने की बात कही। उसने ये भी कहा कमेटी वाज सेटअप, ये तो वो चीज हमने देख लिया कि ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे ही थी। और एक इसने ये कहा कि एक अच्छा इसकी रिकमेंडेशन थी प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। इसने कहा कि डाइवर्ट एवरेज स्टूडेंट टू वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर 8th स्टैंडर्ड। इसने कहा कि क्लास 8 तक ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि कौन से बच्चे एकेडमिक में जाएंगे, और कौन से बच्चे वोकेशनल कोर्सेज में जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे कि इससे पहले हमने एक रिकमेंडेशन पढ़ी थी जिसमें ये चीजें अभी तक हाई स्कूल पे अप्लाई हो रही थी। इसने कहा कि क्लास 8 में ही अप्लाई हो जाना चाहिए। जो एवरेज बच्चे हैं उनको वोकेशनल स्टडीज में भेजिए, जो व्यवसायिक शिक्षा है कि शिक्षा प्राप्त करके वो अपने व्यवसाय में लग जाए, और जो पढ़ने में सही में अच्छे हों उन्हीं को एकेडमी में भेजा जाए, मतलब उन्हीं को यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, कॉलेजेस में भेजा जाए। तो ये रिकमेंडेशन थी हॉटॉक कमेटी की। उसके बाद एक कमेटी आती है सप्रू कमेटी। हालांकि ये डायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सप्रू कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड प्रोविंस गवर्नमेंट, जो आज की यूपी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि उस समय इसी को, यही पूरा क्षेत्र था, इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसने इंक्वायरी बिठाई थी द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब जो सप्रू कमेटी थी इसका पर्पस था कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की, देख लीजिए कि ये चीजें 1934, लगभग आज से 90 साल पहले, उस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरीके से थी, और इस इशू की इंक्वायरी करने के लिए कि आखिर क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सप्रू कमीशन को अपॉइंट किया गया। और ये जो कमेटी थी ये हेडेड बाई तेज बहादुर सप्रू के द्वारा ये हेडेड कमेटी थी। ये आप नाम वैसे ये ऐसे ही आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि इट इंक्लूड दैट द मास अनएम्प्लॉयमेंट वाज ड्यू टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच प्रिपेयर्ड स्टूडेंट ओनली फॉर एग्जामिनेशन एंड डिग्री एंड नॉट फॉर लाइफ। इन्होंने भी जैसा कि आज भी कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से ऐसा, तो उस समय भी यही कहा गया कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने और डिग्री के लिए, लाइफ के लिए नहीं है। लाइफ का मतलब यहाँ सारी चीजें हो जाएंगी, चाहे वोकेशनल कोर्स हो कि आगे आपको जॉब कैसे लेनी है। तो ये सप्रू कमेटी की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद आता है एक कमीशन, वुड एंड एबॉट रिपोर्ट 1937 में। ये जो है इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ हॉटॉक कमेटी, कैब जो है वो फिर से रिवाइव की जाती है। जो इसी के रिपोर्ट में 1937 में एक रिपोर्ट आती है, इसको वुड्स एंड एबॉट रिपोर्ट कहा जाता है।
और जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कैब फाइनली जाके, जो कैब आज भी अभी तक है, ये फाइनली 1935 में रिवाइव्ड होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अकॉर्डिंगली बोथ ऑफ एबॉट एंड वुड वर इनवाइटेड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन, particularly on problem of vocational education in 1936। इस वुड्स एंड एबॉट की जो रिपोर्ट मांगी जाती है, जो इस कमेटी को स्टैब्लिश किया जाता है, वो इस पर्पज से किया जाता है कि जो सर्टेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन में, खासकर वोकेशनल स्टडीज में, वोकेशनल एजुकेशन में, जैसे आज भी हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है कि बच्चे अगर जिनको मतलब नहीं हायर एजुकेशन में जाना है तो वोकेशनल कोर्स करें। इंजीनियरिंग वोकेशनल कोर्स है, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ये सारे वोकेशनल कोर्स हैं। उसके साथ इन्होंने क्या कहा कि अपनी रिपोर्ट में प्रपोज किया कि यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है इंग्लिश में ही पढ़ाई होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंडेटरी बना दिया कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ये मैंडेटरी हो कि इंग्लिश में ही, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई हो। साथ ही इट रिकमेंडेड पॉलिटेक्निक एजुकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। एल्बर्ट एबॉट और वुड की जो रिपोर्ट थी उसमें यह भी रिकमेंड किया गया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोले जाएं। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के लिए शुरू से ही प्रयास हो रहे थे। पहले यूनिवर्सिटीज को काम दिया गया, फिर उसके बाद कॉलेजेस में भी काम दिया गया। तो ये देख रहे हैं कि ये प्रयास होते आ रहे थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इट रिकमेंडेशन वर द माइलस्टोन इन द डायरेक्शन ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज एट दिल्ली। इनका जो रिकमेंडेशन था वो माइलस्टोन मील का पत्थर साबित हुआ, इसलिए कि आज भी हम लोग जो वोकेशनल स्टडीज पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पॉलिटेक्निक एजुकेशन की बात की जा रही है, आज के समय जो पॉलिटेक्निक एजुकेशन है कहीं न कहीं उसी से ही लिंक्ड अप है, ऐसा नहीं है। और आज के समय जो आईआईटी इंजीनियरिंग से नीचे आती है पॉलिटेक्निक, तो ये उन्हीं की चीज, उन्हीं की देन है, आप सीधे कह सकते हैं। अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें देकर भी गए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज भी ओपन कर मतलब रिकमेंड करते हैं, जो कि दिल्ली में बाद में ओपन भी होता है। ये हमने 1937 का देख लिया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, या इसको बेसिक एजुकेशन स्कीम कहा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसका रीजन मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप यहाँ देख सकते हैं, द कांग्रेस हैड द ऑर्गेनाइज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन इन अक्टूबर 1937 इन वर्धा। ये वर्धा में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाता है, इसलिए इसको वर्धा स्कीम कहा गया है। और इसका जो कह सकते हैं कि इसके जो सर्वे सर्वा वो गांधी जी थे। गांधी जी के ही सोच के आधार पे, या उनके जो विजन है उसके बेस्ड पे ये एक स्कीम तैयार की जा रही थी। उसमें भी कुछ रिकमेंडेशन ही थी जो कि ये इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे अंग्रेजों से। तो इसमें क्या होता है कि रेजोल्यूशन पास होता है कि जाकिर हुसैन कमेटी बनाई जाती है, कि एक कमेटी के अंडर में, और जिसके गार्जियन जो होंगे वो अंडर गाइडेंस जो होंगे वो गांधी जी स्वयं होंगे। तो ये नेशनल स्कीम है। इस नेशनल स्कीम को इसीलिए कभी कभी जाकिर हुसैन कमेटी कहा जाता है। तो जाकिर हुसैन कमेटी वर्धा स्कीम से ही, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन से ही उसी के अंतर्गत आती है। तो ये मत सोचिएगा कि कहीं ये और कोई कमेटी है जो छूट गई है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस एजुकेशन को ही फॉर बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, या इसको उर्दू में नई तालीम, जो बेसिक एजुकेशन नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन आती है वो हम देख लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो इन लोगों की रिपोर्ट आती है, खासकर जाकिर हुसैन कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो कहती है कि क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें कि गांधी जी ने भी अपने विचार दिए हैं। क्राफ्ट सेंटर्ड मतलब हर बच्चे को कुछ ना कुछ आना चाहिए, जैसे कि उनके आश्रम में भी चरखा चलाना अनिवार्य था। तो गांधी जी का ये मानना था कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्राफ्ट आना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा काम, जैसे आप गृह शिल्प कह सकते हैं, कुटीर उद्योग कह सकते हैं, ऐसी चीजें। और इनकी रिकमेंडेशन में था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं बताया कि कहाँ तक, प्राइमरी या सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी लेवल तक। इन्होंने कहा कि सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की बात कही। उसके बाद मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने रिकमेंडेशन में कहा वो था मदर टंग में एजुकेशन जो मिलनी चाहिए। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, कोई रिजिड करिकुलम ना होगी, बच्चा एक बार फेल हो तो वो दोबारा उसको एडमिशन ना मिले। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके स्कीम में जो एक रिकमेंडेशन थी, इनकी जो स्कीम थी वो टोटली बेस्ड थी लर्निंग थ्रू एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग।
मतलब करके सीखने से। ये मानते थे कि चीज़ों को थ्योरेटिकली ना पढ़ाया जाए बल्कि उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था। और ये वर्धा स्कीम क्यों नहीं अप्लाई हो पाई, क्योंकि 1942 में ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से ही सब कुछ बिल्कुल एजुकेशन का काम जहाँ था वहीं रुक गया, और ये लोग आप भारत छोड़ो आंदोलन और ढेर सारी चीज़ों में संलिप्त हो गए। तो ये चीज़ें, ये जो आइडिया था इट वाज बेस्ड ऑन गांधी जी आइडिया, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। और इस सेशन का जो लास्ट जो सार्जेंट प्लान है, एक और कमेटी और एक और रिकमेंडेशन आती है सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन के नाम से, जो 1944 में आती है। ये जो एजुकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि उससे पहले ही, मतलब जब ये रिकमेंडेशन आती है उसके कुछ ही सालों बाद 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है। लेकिन हम लोग इसकी रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे। और ये सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन है, जैसे आप टाइटल आप यहाँ देख सकते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, इस स्कीम को। तो इस ये भी आप नाम ध्यान रखिएगा। ये ये जो कमेटी है ये क्यों आई है, इसका रिकमेंडेशन था, इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, ये एक ऐसी कमेटी जो कि आज हम लोग यूजीसी जो है ये इसी का मॉडल है, इसी का दिया हुआ मॉडल आप कह सकते हैं, कि इसने कहा कि एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सिटीज को ग्रांट मतलब पैसा फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करे, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करे, which as formed in 1945 to oversee the work and three central universities अलीगढ़, वाराणसी एंड दिल्ली। ये सबसे पहले 1945 में हुई, तो उसमें 3 मेजर यूनिवर्सिटीज के लिए पहले इसने कार्यभार देखा और किया भी उस शॉर्ट टाइम में। इसकी रिकमेंडेशन क्या थी उसको देख लीजिए। पहले तो थी प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 3 to 6 ईयर एज ग्रुप। आप सोचिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें सेम यही चीज है जो कि सार्जेंट प्लान के रिकमेंडेशन में है। तो इससे आप देख सकते हैं कि सार्जेंट प्लान के रिकमेंडेशन को ही उठा के आज के समय भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इससे माना जा सकता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, या एग्जाम के पर्पज से कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज कही गई कि जब ये प्लान लाया गया तो जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कहा कि ये गांधी जी का ही प्लान है, बस इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस करके हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें इन्होंने फ्री यूनिवर्सल एंड कंप्लीट कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की 6 to 11 ईयर ग्रुप के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ये प्राइमरी एजुकेशन, फ्री प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सल एजुकेशन मतलब सबके लिए, कंपलसरी अनिवार्य एजुकेशन और सबको पढ़ना जरूरी होगा, तो इसके लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। और इन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 3 ईयर आफ्टर हायर सेकेंडरी। इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बनाए जाए वो मिनिमम 3 साल के ही बनाए जाए, 3 साल से नीचे का कोई कोर्स ना हो। इसीलिए आज भी ग्रेजुएशन आप अगर कभी सोचे हो कि नहीं, आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि कोई भी कोर्स है यूजली जो कि वो 3 साल का ही होता है। उसके बाद इनकी एक इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन में थी वो था कि हाई स्कूल टू बी 2 टाइप्स। हाई स्कूल 2 टाइप्स के होने चाहिए, एक टेक्निकल एंड वोकेशनल और दूसरा एकेडमिक, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताते आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि इन्होंने कहा कि 8th के बाद ही डिवीजन हो जाए कि कौन लोग वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन करना चाहेंगे और कौन एकेडमिक में जाना चाहेंगे। एकेडमिक का मतलब हायर स्टडीज, और वोकेशनल टेक्निकल का मतलब जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हो। तो ये इनके प्लान में एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। उसके बाद जो इस प्लान की लास्ट रिकमेंडेशन थी उसको देख लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड इट्स फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, इट वाज इस्टेब्लिश इन 1945। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने देखा आज के इस सेशन में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम लोग कमेटी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने, जब हम लोग उसमें स्टार्टिंग ही राधा कृष्णन कमेटीज करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बार आप लोगों को रिव्यू दिखा दूं कि हम लोग क्या क्या आज पढ़े। आज हम लोगों ने सैडलर पढ़ा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने स्टार्ट किया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन से। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ आप देख सकते हैं डायरकी को देखा, यहाँ डायरकी को देखा। उसके बाद हार्टॉक कमेटी देखा, सप्रू कमेटी देखा, वुड्स एंड एबॉट रिपोर्ट को देखा, वर्धा स्कीम को देखा और सार्जेंट प्लान को देखा। तो आई होप ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है ड्यूरेशन, बट मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको इसमें इंक्लूड कराऊं भी, और साथ ही साथ बताते चलूँ। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद की कमिटीज और कमीशंस पॉलिसीज की बात करेंगे। तो
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।